Hi, good morning everyone. Because this is morning, so once again I am here with another thought, and this video is going to help you in many ways. I'm sure that this is a pertinent question people have been asking me for a long time. So again, I will be using the bilingual language. Let me tell you, I receive so many calls from people related to my books, and they always ask me, sir, your book, The Unfolding of Language, is it available? We want to buy this book, and they buy. Very nice idea. But there is something I want to tell you related to book thing. कि जब लोग बुक के लिए मुझसे पूछते हैं, so one question they always ask, and the question is, can I learn English with the help of this book, or can I learn English with this book? Because your book sounds very nice, you have given simple rules, and you have given so many stories related to the topics which we have covered, so on and so forth. There are many things you might have seen the video, so you can correlate what I'm saying. So when they see the video, so they get convinced with this idea that they can learn English with the help of book. And sometimes people ask me about Ren and Martin or some other books, and they think that if they buy any book from market, so they can really learn English. So here I have something to tell you guys, and this comes from my experience, and I'm sure after some time it will be your experience too, that it is almost next to impossible to learn English with the help of any book. Yes, let me retrieve this line. It is almost next to impossible to learn English with the help of any book. Along with book, not, please mind my word, book के साथ, along with book, you need a teacher also. Why? Let me say this thing. This is important to know. देखिए, जो बुक है, बुक में जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड होती हैं, और एक अच्छा टीचर या एक टीचर के पास अगर आप जाके सीखते हैं तो अनलिमिटेड आपकी पॉसिबिलिटी है। बुक आपको पॉसिबल चीज़ें ही सिखा सकती है, कुछ लिमिटेड चीज़ें सिखा सकती है। वो लिमिट कुछ रूल्स तक, आप किसी भी रूल में फंसेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये रूल कैसे समझना है। बुक मैक्सिमम एक या दो ही तरीके से एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको बताती है। बट एक टीचर के पास कई मेथड होते हैं समझाने के। जैसे मैं अपनी क्लासेस में अगर कोई रूल समझा रहा हूँ, तो रूल समझाने से पहले मैं उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं उनसे वैसे सेंटेंसेस बनवाता हूँ कि आप ऐसे सेंटेंस बना के बोलिए कि आप अपनी लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर मुझे उनको रूल कराना है कंडीशनल सेंटेंसेस के, तो मैं कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए उनको रियल लाइफ में पहले सेंटेंसेस उनसे सोचने के लिए बोलता हूँ कि आप रियल लाइफ में सेंटेंस सोचिए, उसके बाद आप रूल में आइए। क्योंकि कई बार क्या है कि आप अगर डायरेक्ट रूल को सीखने की कोशिश करते हैं तो आपके ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये यूज़ कहाँ होगा। आपके दिमाग में एक शक हमेशा ये बना रहेगा कि मैं इसको अगर इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। लेकिन अगर आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि अरे! ये सेंटेंस तो मैं रोज़ ही बोलता हूँ, ये सेंटेंस की तो मुझे ज़रूरत रहती है, अब बस आपको रूल जानना था, और वैसे हज़ारों सेंटेंसेस आप फटाफट अपने दिमाग में बना सकते हैं। तो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप कोशिश कीजिए, आप जहाँ भी रहते हैं, क्योंकि मेरी बुक ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी जाती है। तो लोग मेरे से पूछते हैं, और जब वो ये चीज़ कहते हैं तो मुझे उस समय उनको बड़ा मुश्किल होती है बताने में, क्योंकि फिर वो बोलेंगे आप किताब क्यों बेच रहे हैं? अगर आपको यही आपके कॉन्सेप्ट हैं। तो मैं आपको बता दूँ, बुक एक लिमिट तक ही तो आपकी हेल्प करेगी। 130 पेज की बुक कितनी हेल्प कर सकती है आपको? लेकिन टीचर 130 पेजेस में नहीं है, टीचर लिमिटलेस होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी आप टीचर सर्च करें, जहाँ आप रहते हैं आप थोड़ा-सा अगर खोजबीन करेंगे तो कोई ना कोई आपको अच्छा टीचर मिलेगा ही मिलेगा। आप उस टीचर के पास जाइए, आप उनसे बेसिक ग्रामर सीखिए, चीज़ें सीखिए, उसके साथ आप बुक को रेफ़र करें। आप ये ज़रूर साथ के साथ रखें कि बुक जो टीचर पढ़ाएँ, आप कोई भी बुक, आप मेरी बुक लें, कोई भी बुक लें, उस बुक से फिर प्रैक्टिस के सेंटेंसेस लीजिए। टीचर की हेल्प लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस पे अक्सर लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, और मैं उनको बताता हूँ कि ये इस तरह से एक सीखने का अच्छा तरीका है। अगर आपके पास इन केस किसी वजह से ऐसा हो कि कोई टीचर ना हो, तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए जा सकते हैं। उसमें आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस या कोई भी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का याद रखिए कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में लिमिट होती है। आप ऑलमोस्ट सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। वो खुद मतलब ऑनलाइन क्लास तो एक तरह से ये लगा लीजिए कि टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। तो वहाँ पे कुछ अपनी उसकी चीज़ें हैं, लेकिन
अगर टीचर है तो वो बेहतर है। तो बुक और टीचर का ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू से दिस कि मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस करूँगा। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ आई एम श्योर कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस दैट एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे we have certain activity in our institute and the activity is we do dictations। हाँ, हम स्टूडेंट्स को स्पेलिंग के लिए मोटिवेट करते हैं that they need to have good spelling। What I see with people that when they learn English, so mostly they focus on spoken English, so their spoken English remains good, like they are able to communicate, but when it comes to writing, so the first thing that disturbs them is writing, spelling. They cannot write a proper spelling of things, and spelling is something which we haven't practiced, that is why it remains weak. So here is one suggestion, suggestion is please practice spelling, क्योंकि हर चीज़ देखिए आपस में ना इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आप स्पेलिंग अच्छी करेंगे तो आपका ना पढ़ने का मन करेगा। ये बात मैं अपनी क्लासेस में कहता हूँ कि हर चीज़ आपस में को नथिंग स्टैंड्स अलोन, कोई भी चीज़ अकेली स्टैंड नहीं करती। अगर आप स्पेलिंग पढ़ेंगे तो ये एक मज़े की चीज़ है कि अगर आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होने लग जाए तो बहुत जल्दी आपको ये फीलिंग आने लगेगी कि यार मेरी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। तो एक नेचुरली आप अंदर से, आपके अंदर इंटरेस्ट आता है कि आप शुरू करते हैं अंदर से कि अरे ग्रामर भी अच्छी करते हैं, तो आप ग्रामर के लिए मेहनत करेंगे। ये स्पेलिंग से शुरू होगा। या ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ग्रामर में बहुत अच्छे होने लग जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट वहाँ आएगा कि यार मेरी ग्रामर तो अच्छी हो गई है, क्यों ना मैं अपनी स्पेलिंग्स भी अच्छी करूँ। क्योंकि जब मुझे किसी को बोलना होता है ओके एक्सेप्ट माय अपॉलजी, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि अपॉलजी की स्पेलिंग क्या होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप बोल तो पा रहे हैं लेकिन आपको लिखने में दिक्कत आ रही है, तो कहीं से भी शुरू करें। वो एक को आप पकड़ेंगे दूसरा अपने आप आएगा। ये एक ही यूँ समझ लीजिए लकड़ी के दो सिरे हैं, आप किसी भी एंड से पकड़िए, दूसरा आपके पास आना ही आना है। तो हम अपनी क्लासेस में इस तरह के स्पेलिंग्स के कुछ चीज़ें कराते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे जब वीडियोस बना ही रहा हूँ तो क्यों नहीं मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड से आए दिन फेमिलियर करता रहूँ। और ये उनके लिए भी यूज़फुल है जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो ये वर्ड्स की स्पेलिंग्स कर चुके हैं, उनकी रिवीजन वो लोग करते ही रहते हैं क्लासेस में। और जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनके लिए फ़ायदा होगा कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ये कुछ वर्ड्स हैं मेरे पास जो डे 12 पे पूछे गए थे। उसमें से सारे तो नहीं, कुछ वर्ड्स मैं डिस्कस करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा। तो एक पहला वर्ड है यहाँ पे ग्रूसम। द वर्ड इज़ प्रोनाउंस ग्रूसम, GRUESOME, ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही भयावह, है ना। ग्रूसम इंसिडेंट जैसे हम बोलते हैं, कोई चीज़ बहुत दिल दहला देने वाली हो, दुखद हो, तो ग्रूसम एक्सपीरियंस आप बोलते हैं, है ना। वेरी बैड के सेंस में आप यूज़ करते हैं। द वर्ड इज़ ग्रूसम। इसके बाद एक दूसरा वर्ड इसमें जो बहुत अच्छा है दैट इज़ फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल वर्ड अगर आप कभी जानें, इसके बारे में पढ़ें, तो फिल का मतलब होता है लवर। इससे रिलेटेड बहुत सारे दूसरे वर्ड हैं जैसे फिलैंडरर, जो एक लवरी टाइप का इंसान होता है, फिलैंडरर। फिलेंथ्रोपिस्ट जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ फिलेंथ्रोपिस्ट। आपने वर्ड सुना होगा एंथ्रोपोलॉजी, ये वर्ड वहीं उसी रूट से आता है। फिल मतलब लवर, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मैनकाइंड। तो एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो परोपकारी टाइप का हो, जो मानवता से प्यार करता हो, ऐसे पर्सन को हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो आपने ये वर्ड सुना होगा जो लोग बहुत चैरिटी करते हैं, जो लोग बहुत दान दक्षिणा करते हैं, या दूसरों के लिए जो हमेशा कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों को हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो जैसे रतन टाटा जी के बारे में ये कहा जाता है कि ही हैज़ मैग्नानिमस हार्ट, बहुत बड़ा दिल है उनका, एंड ही इज़ अ फिलेंथ्रोपिस्ट, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें चैरिटी के नाम पे करते हैं वो लोग। इसके बाद एक दूसरा वर्ड है इसमें एडमेंट, ADAMANT, एडमेंट। तो अगर आप एडमेंट बोलते हैं तो इसका मतलब ज़िद्दी। कोई पर्सन अगर बहुत ज़िद्दी है तो जैसे स्टबर्न आप इसके लिए जानते हैं, पिग हेडेड आप इसके लिए जानते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए। लेकिन एडमेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं कि जो बहुत ही अपने विचार बदलता नहीं है, अड़िग रहता है किसी बात पे, तो सच पीपल आर कॉल्ड एडमेंट, अड़ियल जिसके लिए हिंदी वर्ड है। हम ड्रम, एक दूसरा वर्ड है हम, स्पेलिंग कितनी इजी है, HUM, उसके बाद है ड्रम, DRUM। हम ड्रम आप उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो आपको नीरस
है ना, बोरिंग, मोनोटोनस अलग वर्ड है इसका, मोनोटोनस, बोरिंग। तो कोई चीज़ अगर आपको नीरस, डल लगती है तो आप हमड्रम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्ड बहुत लोग यूज़ करते हैं क्लासेस के अंदर, और द क्लास इज़ गेटिंग हमड्रम, लेट्स डू समथिंग। तो हमड्रम का मतलब है नीरस, बोरिंग। एक और वर्ड यहाँ पे है इनफैचुएशन। इनफैचुएशन, आई एम श्योर कि इस वर्ड को आजकल बहुत लोग पॉपुलरली जानते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से पिछले 10 साल में ऐसा हुआ है कि हमारी पकड़ अच्छी हो गई है वोकैबलरी पे। जो वर्ड पहले मुझे याद है कि बचपन में हम रेयरली सुनते थे, अगर आप थोड़ी देर आजकल इंस्टाग्राम या यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स आप उनमें जान जाएँ। उनमें से एक वर्ड शायद ये भी है जिसको मैं फ्रिक्वेंटली देखता हूँ, इनफैचुएशन। INFATUATION। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनफैचुएशन इसको बोलेंगे। तो इनफैचुएशन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर लट्टू होना, मंत्रमुग्ध होना, है ना। किसी चीज़ से अगर आप अट्रैक्टेड हो जाते हैं तो इनफैचुएशन वर्ड, अक्सर लोग इसको यूज़ करते हैं प्यार के लिए, है ना। वो बोलते हैं इस तरह से कि आई गॉट इन्फैचुएटेड विद दिस पर्सन, ओ इट्स माई, शी और ही इज़ माई इन्फैचुएशन। सो व्हाट इज़ योर लेटेस्ट इन्फैचुएशन? यू कैन राइट इन योर कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव any latest infatuation, and not necessarily it has to be a person. It can be a car, it can be a house, it can be an object, anything that you are infatuated with or to. So infatuation. और इसी तरह से एक और वर्ड है यहाँ पे, दैट इज़ वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, आपने ये वर्ड सुना होगा एक्टर एक्ट्रेसेस, इन लोगों के लिए ये वर्ड हम अक्सर यूज़ करते हैं, वर्सेटाइल एक्टर, वर्सेटाइल। तो वर्सेटाइल का मतलब होता है बहु प्रतिभा से जो भरा हुआ हो, जिसमें एक नहीं कई प्रतिभाओं वाला जो पर्सन हो, जिसके अंदर पर्सन ऑफ मैनी टैलेंट्स। सो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं वर्सेटाइल। इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड हैं। हर दिन जब ये मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और सैटरडे की क्लास होती है तो फर्स्ट 10 मिनट्स हम रिज़र्व रखते हैं डिक्टेशन के लिए, जिसमें हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि ये स्पेलिंग्स हम उनसे लिखवाते हैं। जैसे मैं वर्ड बोलता हूँ ग्रूसम, उनको स्पेलिंग लिखना है। मैं बोलूँगा फिलैंथ्रोपिस्ट, उनको फिलैंथ्रोपिस्ट लिखना है। तो इसमें कई लोगों को शुरू में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो समझ ही नहीं पाते कि स्पेलिंग शुरू किससे होगी, कौन से वर्ड से शुरू, कौन से अल्फ़ाबेट से शुरू होगी। लेकिन धीरे 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 अभी हमने 15 दिन ये प्रैक्टिस की है, इस 15 दिन में हम अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं। अभी तो कई स्टूडेंट्स 10 आउट ऑफ 10 लेने लग गए हैं, जो कि शुरू में वो 5, 6 पे अटके हुए थे, यानी कि वो उस चीज़ को सीरियसली पकड़ रहे हैं, स्पेलिंग को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनकरेज यही करना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए कि आप अपने स्पेलिंग वाले पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दें। ये भी आपकी इंग्लिश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और कमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ कुछ नई चीज़ें और इस तरह की शेयर करूँगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। लास्ट वीडियो कुछ स्टूडेंट्स ने देख के, और स्पेशली मेरे कुछ एक स्टूडेंट्स ने वीडियो देख के मुझे पर्सनल मैसेज किया। थैंक यू सो मच। आपके वो मैसेजेस दे वर्क फॉर मी एज अ मोटिवेशन, वो मोटिवेशन है मेरे लिए। अगर आप फीडबैक देते हैं कमेंट सेक्शन में या कहीं भी आप मेरे को किसी तरह से बताते हैं कि ये वीडियोस आपके फ़ायदे के लिए है, तो अच्छा लगता है जान। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।